वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अभी तक डिप्रेशन है या जो इसलिए परेशान है कि एंट्री टेस्ट में 185 180 प्लस स्कोर कैसे करना है। आज हम बात करेंगे मिस्टर हैदर से। मिस्टर हैदर इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट और इन्होंने एमडी कैट का जब एग्ज़ाम दिया था तो 185 मार्क्स स्कोर किए थे। आज हम इनसे इनकी डेली रूटीन पूछते हैं, इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, इन्होंने टाइम कैसे मैनेज किया, इन्होंने शेड्यूल कैसे बनाया। आज हम इनसे ऐसे टिप्स लेंगे जिनसे आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट था लेकिन उसके बावजूद हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दें। सर आपने जब एमडी कैट दिया था तो आपके कितने मार्क्स आए? अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 185 आउट ऑफ 200 माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की थी या आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? नहीं देखिए, मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि मैंने घर पर ही प्रिपरेशन की थी। ठीक है सर। और रिगार्डिंग बुकिंग के बाद मुझे बता रहे थे कि काफ़ी टेंस होते हैं या स्ट्रेस होते हैं एग्जैक्टली, तो उनसे इसी वजह से मेरा कोई एम नहीं था कि अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस में शेयर करना, लेकिन इन स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से मैं बच्चों के साथ कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। इसके लिए सर इस तरह से है कि एमडी कैट की प्रिपरेशन थी ना, वो मैंने अपना एक टाइम टेबल को मैंने बनाया था और उसका इस तरह से था कि फजर की नमाज के बाद बैठ जाता था प्रिपरेशन की और ऑनवर्ड्स, और ये था कि स्टैंड फास्ट था। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे करते हैं कि 10 मिनट बुक खोली उसके बाद बुक बंद कर दी। ठीक है सर। मैं एक ही सिटिंग में तकरीबन 6 से 7 घंटे एक ही जगह पर बैठ के पढ़ा, मैं वहाँ से उठता नहीं था। ठीक है। तो दूसरी बात ये होगी कि बच्चे भी होते हैं कि ज़्यादा ईजीनेस ढूंढते हैं, ठीक है, लेट के पढ़ लेना या फिर ऊपर रजाई करके कंबल करके ब्लैंकेट वगैरह करके, तो ऐसे नहीं होता था। मैं सर कि आप सेल्फ डिटरमाइंड थे, सेल्फ डिटरमाइंड, आपने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया हुआ था कि आपने अगर एक टॉपिक या एक चैप्टर तैयार करना है तो उसको तैयार करके आपने वहाँ सोचना। हाँ सोचना, बिल्कुल। तो टाइम टेबल के ऊपर जो मेंशन था वो मैंने उसको उसी तरीके से लेके चलना था। इवन के जो आप सही फ्रेमिंग करी हो विंटर होती है, एग्जैक्टली सर, उस विंटर में मैं ब्लैंकेट को अपने से बहुत दूर रख देता था और फजर की नमाज के बाद ठंडे पानी से अपने मुंह को जरा धो के उसके बाद बिल्कुल फ्रेश होके काम पे बैठ के प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। ये सर आपकी सेक्रीफाइसेस बहुत है। सेक्रीफाइस। अच्छा सर, तो यही बात सर ने भी बताई है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी कि जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स के टाइम टेबल्स हैं उसको फॉलो करने के बजाय आप लोग अपना खुद टाइम टेबल अरेंज करें, मैनेज करें। दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, दैट ओनली सूट्स यू, क्योंकि आपका एक अपना मेंटल लेवल है, आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। कुछ स्टूडेंट्स दिन में 4 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ 8 घंटे पढ़ सकते हैं। तो जो ये एकेडमीज़ के टाइम टेबल्स होते हैं ये सब स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल होते हैं, लेकिन आपके माइंड के अकॉर्डिंग आपने अपना शेड्यूल खुद मैनेज करना होता है। ऑलराइट सर, तो आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, आपने सेल्फ स्टडी की है। तो सर इसका मतलब ये है कि एकेडमी ज्वाइन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की हुई, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो यही बताते हैं कि सर हमने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो इनका सर आप ये कह सकते हैं कि इनको जस्ट सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी जो है आप एफएससी की यूएचएस का जो सिलेबस है उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो। आप यूएचएस के सिलेबस से मैंने एक पेज तो क्या, मैंने एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं की यूएचएस के सिलेबस का। तो सर हम देख रहे हैं कि स्टेप्स एकेडमी वाले बता रहे हैं कि ये बहुत सा आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आपको बता रहे हैं। बहुत अकेडमीज हैं, जितनी भी अकेडमीज हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारे बच्चे अपनी फीसें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीसें भी वहाँ पे देते हैं और 8-8 10-10 घंटे की हमें साथ एक दो क्लासेस होती हैं। अपने स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देख उनके, और आखिर में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे अब देखिए 10 घंटे आप उनके लेक्चर्स देते रहते हैं, फिर 10 घंटे तो ज़ाहिर आप हैं, आप भी करने में टाइम से बचते हैं। सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं बचता। तो मेरा इस तरह से था कि मैं जिस टाइम मैंने अपना स्केड्यूल बनाया तो उस स्केड्यूल को फिर मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैंने इतने चैप्टर्स मैंने इतने वीक में, इस वीक में मैंने ये वाले चैप्टर्स कवर करने हैं, आज वीडियो में मैंने ये टॉपिक्स करने हैं, फिर उनको मैंने आज सूरत में करना। फिर किसी की घर में कोई फूकी हो जाए, किसी की शादी हो जाए, कुछ भी हो, मेरा किसी के साथ कोई मैटर नहीं होता।
एग्जैक्टली इसका मतलब सर कि आपने अपने आप को इस तरह से सेल्फ डिटरमाइंड किया हुआ था कि आपको दुनिया से कोई गर्ज नहीं था, आपका एक ही एम था कि आपने MD कैट क्लियर करना है और इंशाल्लाह आप उस मकसद में कामयाब होंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। अच्छा सर, इसके अलावा हम अगर बात करें तो हम क्योंकि एकेडमी में भी साथ थे, तो एकेडमी में जब आप पढ़ाते थे, जब आप फिजिक्स के लेक्चर देते थे तो मैं आपको देखता था कि आप हमारे साथ 3 घंटे ऑलमोस्ट लेक्चर देते थे सर। उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ाना और मेंटली इंसान, आपको पता है न्यूमेरिकल्स पढ़ा के बहुत स्ट्रेस में आ गए। तो सर उसके बाद अक्सर हम छोटी मोटी पार्टी वगैरह भी करते थे, तो जिसमें ये है कि हम लोग आफ्टर द स्टूडेंट चले जाते थे तो उसके बाद हम लोग मिल बैठ के 1 घंटा या कुछ टाइम हम लोग स्पेंड करते थे और अगले दिन स्टूडेंट्स जो है रैपर्स देख के बहुत ही स्टार्ट होते थे। बिल्कुल ऐसे ही होता था। और सर आप बताएं कि यहाँ से मीन्स कि आपको नॉर्मली 4 घंटे एकेडमी में लग जाते थे, तो सर एकेडमी के बाद आप शाम को जाके पढ़ते थे, रात को आप पढ़ते थे या आप सुबह पढ़ते थे, आप अपना टाइम टेबल किस तरह से मैनेज करते थे? क्योंकि आई थिंक सो कि 4 घंटे, मुझे सर याद है कि मैं 3 घंटे जब केमिस्ट्री पढ़ाता था तो उसके बाद जब मैं घर जाता था या एक होम ट्यूशन पढ़ा के घर जाता था तो मुझसे अपनी स्टडीज़ करने का मतलब मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि मैं अपनी स्टडीज़ कर सकूँ। तो जैसे ये कि मैं डिनर करके और सो जाता था। तो सर आप बताएं कि आप क्या रात को भी पढ़ते थे या आपने किस तरह से अपना टाइम टेबल अरेंज किया हुआ? देखिए हमारे जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो अच्छे घरानों के बच्चे होते हैं वो तो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे जैसे पुअर बच्चे जो हैं पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले वो एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने अपनी पेरेंट्स को एक लाइफ गुजारते हुए देखा होता है, ठीक है, उनकी हार्डशिप्स उन्होंने देखी हुई है। बिल्कुल वही हार्डशिप्स देख के उनको जहन में रख के इनकी जो हमारी होती हैं कि जितनी भी हमने तकलीफें देखी हैं लाइफ को, सफरिंग्स देखी हैं, वो आप जिस टाइम अपने जहन में रखते हैं ना तो आप अपना एक मोमेंट भी नहीं ज़ाया करते। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने यूपीडी जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने अपने जो रूम का डोर है उसके बैक साइड पे मैंने पीरियोडिक टेबल लगाया था, वो आज भी वहीं पे लगा हुआ है। मैं जिस टाइम वहाँ से गुजरता पेड़ पे नहीं जाता तो मैं वहाँ से कुछ एलिमेंट्स वगैरह उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी एग्जैक्ट, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, उसके साथ काउंट होते रहना पड़ता है। मैं तकरीबन 4 साल तो वो 9 से लेके सेकेंड ईयर तक, उसके बाद फिर 6 मंथ्स एंट्री की थी, ये अरसा मैं अपने रूम में कन्फाइन था। मैंने बाकी गैदरिंग्स वगैरह, फ्रेंड्स, पार्टीज, मैरिजेस, मेरे कजिन्स की शादियाँ हुई, मैं किसी की शादी में अटेंड नहीं की। तो बाकी ये है कि आप जब तक अपने आप से सिंसियर नहीं होते तब तक आपको कोई ऐसे। इसके साथ हम कुछ मजीद क्वेश्चन सर हैदर से डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, आपने UHS के पास पेपर्स या प्रैक्टिस नोटबुक्स, आपने इनकी प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से की थी? देखिए मैंने किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि प्रैक्टिस आप करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप UHS क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इट मीन्स के सर आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस से पहले आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जिस टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्रैक द नट, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बल्कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की तो बच्चों की मोटिवेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए हमारे पास सर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के। आई एम वर्किंग फॉर दोस्त जो जिनके पास हेल्पिंग मटेरियल नहीं होता, और क्योंकि मैं जो है ना ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, ऐसा मैंने देखा हुआ है जिनके पास टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनके पास इतने एक्सपेंडिचर्स या उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो पे कर सकें किसी एकेडमी को और वो किसी कॉलेज में इस तरह से एडमिशन ले सके। तो मैंने उनके लिए बहुत सा हेल्पिंग मटेरियल भी रखा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई हेल्पिंग मटेरियल रिगार्डिंग पास पेपर्स, इसके अलावा किप्स, नस, स्टार्स, अगर प्रैक्टिस बुक्स किसी को चाहिए तो फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और दीज मटेरियल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट इनबॉक्स करें, वहां से आपको इंशाल्लाह सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सर इसके साथ प्रैक्टिस इज़ गुड, प्रैक्टिस इज गुड, मैं कहता हूँ बात को, लेकिन UHS का जो सिलेबस है ना वो सबसे पहले आप नहीं करना। आप अपने ऊपर फर्ज कर लेंगे आपने UHS का सारा सिलेबस कंसेप्ट्स के साथ करना। अब मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्योंकि हम दोनों के ज़्यादा कॉमन स्टूडेंट्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स UHS का जो सिलेबस है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा अकेडमीज में भी आर्टिकल करवा रहे होते हैं, इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें करवा रहे होते हैं जो कि बच्चों की सोचने वाली नहीं, और जो लिमिटेड सिलेबस के अंदर में से आती हैं चीज़ें वो अक्सर रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो फिर बच्चे जो एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ अब वो स्ट्रेस होता है। अब ज़ाहिर है आप हायर लेवल की क्वेश्चन बच्चों को देंगे तो
ज़ाहिर है उनको स्ट्रेस ही होगा ऑब्वियसली। और सर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और आप क्योंकि आप बायो भी बहुत अच्छी पढ़ा लेते हैं, सर केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, और फिज़िक्स की तो सर की बात ही कुछ और है। तो सर कुछ ऐसा है कि फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सर आप थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट्स को कि न्यूमेरिकल्स को याद या कैसे उनको क्रैक किया जाए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, कुछ बच्चे मजाक में ले लेते हैं उनको मेरे पॉइंट को नहीं सुनते। मैं कहता हूँ आप किसी गली में जा रहे हैं ना, आपको पेज नजर आ रहा है, आप उसके ऊपर आपको जो फार्मूला डेरिवेशन आती है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मेन पर्पस ये है कि आपने उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। जो फार्मूले होते हैं आपके फिजिक्स में वो आप फिंगर टिप्स के ऊपर आपको लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि हैंडीकैप में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। वो फार्मूले इस तरीके से आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए कि आप उसको किसी वक्त से वर्क कर सकें। तो इट मीन्स के फार्मूलाज जो है ना सबसे पहले आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। फार्मूलाज को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी की हुई है, मज़ीद हम लोग करते रहेंगे इस तरह से शेयरिंग के। जितने भी फुल बुक के फार्मूलाज हैं वो आप किसी तरह से एक पेज पे लिख लें, उस पेज को बेशक आप पॉकेट में रख लें, आप जहाँ भी बाहर आएँ या जाएँ, रात को सोने से पहले या सुबह जागते हैं तो एक नज़र जस्ट आप उन फार्मूलाज को देख लें। इस तरह से आपका ये होगा कि आपको स्पेशल उन फार्मूलाज को याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप उनको देखेंगे तो 3 to 4 टाइम्स आप उनको देखेंगे तो आपके माइंड में वो फार्मूलाज खुद ब खुद याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। सर इसके अलावा आप जो स्टूडेंट्स को कुछ मजीद टिप्स देना चाहते हैं प्रिपरेशन के हवाले से? प्रिपरेशन के हवाले से मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दो सब्जेक्ट्स को आप पहले लें। ये तो आपने पहले क्योंकि बायो जो है वो क्रैकिंग वाली होती है, तो बायोलॉजी को फिर आप शुरू में कर लेंगे तो बाद में आपको इतना कोई मुश्किल नहीं होता। और मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस की वजह से इसको अच्छा स्कोर नहीं करता, इसे ये स्ट्रेस ले लेते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर डेली 14-15 घंटे अगर मैं रोजाना पढ़ता था, तो फिर वो अगर बंदा स्ट्रेस लेना शुरू कर दे तो फिर बंदा पढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसी वजह से। और दूसरी चीज़ कि एमटी कैट का जैसे हम आप एग्जाम दे रहे होते हैं। जी सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चले सर से हम लोग इस बात पर भी डिस्कस करते हैं कि एमडी कैट का जो एग्ज़ाम होगा आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। जी सर एमडी कैट का जो एग्जाम है ना, उसके अंदर आपकी जो सबसे पहली चीज़ मैटर करती है वो स्ट्रेस। आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। पहले बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे अपने टेस्ट सामने आता जाता है तो वो उनको ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, काम शुरू कर देते हैं और बस ये जी कि ये क्या आ गया। ये क्वेश्चन है ना, उसको आपकी अगर कीपिंग बैग्स के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब कितने बच्चे ऐसे क्वेश्चन हैं, अब वो लाइन्स हैं रीडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बुक में से वो उस चीज़ को, उस लाइन्स को उस तरीके से नहीं देख रहे होते जिस तरीके से एक कंसेप्चुअल पढ़ने वाला बंदा देख रहा है। आप पेपर के अंदर घबराना नहीं। जो बच्चे ज़रा सा भी घबराते, अक्सर आर्मी का बच्चों का टेस्ट होता है ना, तो वो जो रेस होती है उसके अंदर रनिंग, तो क्या होता है कि 7 मिनट्स होते हैं। आप उसके अंदर आप थोड़ा से भी टाइम के लिए अगर रुक जाएंगे ना, तो आप उसको कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप कुछ, मैं कहता हूँ 5 सेकंड भी जो बच्चा घबरा के थोड़ा टाइम के लिए आप घबरा, मुश्किल हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। वॉच आप अपने पास रखी है, सामने दिखाई भी होती है, उनके हिसाब से। सबसे पहले मैं इस तरह करता था कि मैं कोई भी पेपर है, कोई भी फैमिली, मैं उसको डिवाइड कर लेता था। भाई मैंने इतने मिनट्स में ये वाला टॉपिक, ये इतना मैंने इसका पार्ट है, मैंने इतने टाइम में कवर पोर्शन वाइज डिवाइड कर इस हिसाब से। और बाकी इस टाइम बिल्कुल आपका टेस्ट हो रहा होता है तो आप कोशिश करेंगे पहले बायोलॉजी हिस्ट्री होती है, तो उसके बाद फिर फिजिक्स जो है फिजिक्स आप कर लें। केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो आपको अच्छी आती है आप वो कर, बाकी जो है पेशा। सर बायोलॉजी पहले करने का पर्पस ये है कि जब आपके थोड़े, क्योंकि 80 क्वेश्चंस बायो के आते हैं, तो बायो के जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो स्ट्रेस लेवल स्टूडेंट का थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा इजी होते हैं बायोलॉजी के। अगर आपने क्रैकिंग अच्छी की हुई है तो फिर आप कर लेते हैं। और सर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो क्या उस पर आपको पहले फोकस करना चाहिए या उसको लीव करके आप उसको लीव कर देना चाहिए? किसी ऐसे क्वेश्चन को आपने नहीं देखना कि जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप अगले क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसी के ऊपर रखें। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अगर बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो ट्रबलिंग है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको जस्ट लीव कर दें।
आप रिमेनिंग क्वेश्चन सारे सॉल्व करें और उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो सेपरेट लिख लें, ताकि आपको याद रहे जब आप सारे क्वेश्चंस कर लें तो आपके माइंड में हो कि आपके ये क्वेश्चंस रह गए हैं, और देन एट द एंड आप उसको सॉल्व कर सकें। जी सर, एनी अदर टिप्स फॉर आवर स्टूडेंट्स? और जो टिप्स हैं बाकी ये हैं कि आप जो पेपर की सीक्वेंस होता है उस पेपर के सीक्वेंस को आपने माइंड में रखना है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो आके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि सर हमने सीक्वेंस गलत कर दिया। वो एक एमसीक्यूज भी अगर आपका 20th एमसीक्यूज है उसका आपने 21 लगा दिया तो नेक्स्ट सारे जो आपका सीक्वेंस है एग्जैक्टली दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके एमसीक्यूज जो सॉल्व करते हैं, जो मार्क कर रहे होते हैं, इसका अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो आप जितने भी एमसीक्यूज नीचे मार्क कर रहे हैं वो सबका सीक्वेंस गलत हो जाता है और आपके वो सारे मार्क्स वेस्ट हो जाते हैं। तो ये अगेन वही चीज़ सर ने जो हमें बताई है कि स्ट्रेस को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना, और जो सीक्वेंस आपने यूज़ करना है वो बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने सीक्वेंस यूज़ करना है, ताकि कोई भी जो आपके क्वेश्चन का मार्क है वो एक्स्ट्रा या कोई गलत मार्क जो है वो ना लग दे, अदरवाइज उसका सारा सीक्वेंस खराब हो जाता है।